हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक और अपकमिंग आईपीओ जो कि 30 अगस्त से लेकर 3 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा, बाजार स्टाइल रिटेल लिमिटेड का आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे, इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन्स का अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। और दोस्तों आज ओरिएंट आईपीओ की लिस्टिंग थी, लिस्टिंग काफी अच्छी देखने को मिली। जैसा हमने अंदाजा लगाया था सेम एज एक्सपेक्टेड 290 रुपए के आसपास ओपन हुआ, काफ़ी बढ़िया बात रही। उसके बाद इस पर अपर सर्किट लग गया। तो आपने क्या किया, इसको होल्ड करके बैठे हैं, सेल कर दिया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिलता रहे। इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और आईपीओ वगैरह आने हैं, डीमेट अकाउंट वगैरह नहीं है तो एंजल वन के साथ बिल्कुल फ्री में खुलवा सकते हैं। अभी अगर लेटेस्ट जीएमपी की बात करें इसकी, तो लगभग 25% के आसपास चल रही है। लगभग 100 रुपये पर शेयर, 38 शेयर्स का लॉट है, 3800 रुपये जैसा एक लॉट पर अंदाजन फायदा देखने को मिल रहा है, मतलब लगभग 25% के आसपास। तो अभी जीएमपी तो अच्छी है, बट अभी हमें एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन का वेट करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं, मतलब कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, कंपनी सन 2013 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, 11 साल ही हुए हैं अपने सेक्टर के अंदर। तो ये कंपनी क्या है कि फैशन रिटेलर है। फैशन रिटेल मतलब जनरली तो ये कपड़े ज़्यादा सेल करती है, कपड़े जो क्लॉथ्स होते हैं मैन वेमेंस के लिए, किड्स के लिए, इन्फेंट्स मतलब छोटे छोटे जो बेबी होते हैं उनके लिए। उसके अलावा जो जनरल मर्चेंडाइज वगैरह होती है जिसके अंदर कॉस्मेटिक्स आते हैं, लेडीज़ की जो कॉस्मेटिक्स आइटम होते हैं, मेकअप के सामान वगैरह, उसके अलावा टॉयज़ है बच्चों के, स्टेशनरी है, फिर होम फर्निशिंग के कुछ सामान है, क्रॉकरी वगैरह है, पर्दे हैं और पिलो कवर वगैरह, वो भी शायद ही सेल करती है। जैसा मैंने इसकी वेबसाइट पर देखा उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो काम वगैरह अच्छा है और इसकी खास बात यह कि अफोर्डेबल चीज़ें बेचती है, मतलब जो सस्ती और अफोर्डेबल चीज़ें होती हैं वो सेल करती है। और इसके टोटल 173 प्लस स्टोर्स हैं 9 स्टेट्स के अंदर, मतलब जो इसकी वेबसाइट पर मेंशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और जो 9 स्टेट्स है वो ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, जैसे वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, बिहार है, आसाम, यूपी, उसके अलावा आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन जैसे राज्यों में ये फैला हुआ है। और काफ़ी अच्छी पकड़ है, 173 स्टोर्स काफ़ी बढ़िया बात है, 9 स्टेट्स के अंदर फैला हुआ है। ये जो कपड़ों वाला काम है सदाबहार है और डिमांडिंग काम है, पर हाईली कम्पिटिटिव बिजनेस है। और ये बात मुझे अच्छी लगी, इसकी रीच वगैरह काफ़ी अच्छी, स्टोर्स वगैरह काफ़ी अच्छे खुल रखे हैं। अब इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं जो कि 2022 से 2024 तक दिए गए हैं। तो जो आंकड़े दिए गए हैं लगभग मिलियंस के अंदर दिए गए हैं। अगर आप पीछे से एक जीरो हटा देंगे तो वो करोड़ के अंदर बन जाएंगे। मैं सीधा आपको करोड़ के अंदर बता देता हूँ। तो अगर इसका रेवेन्यू देखें तो 550 करोड़ से 971 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है, तो ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है 2-3 सालों के अंदर। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 8 करोड़ के लॉस के अंदर था 2022 के अंदर, और 2024 की बात करें तो 22 करोड़ के प्रॉफिट के अंदर है। तो प्रॉफिट मार्जिन अगर निकालते हैं तो सिर्फ 2.23% के निकल पर आते हैं, मतलब 2.23%, बहुत कम है। और अभी इसके इंडस्ट्री के जो भी शेयर्स हैं तो उसके अंदर एक कंपनी तो लॉस के अंदर है, एक कंपनी की मार्जिन लगभग इसके बराबर ही है, बट ये कम मार्जिन है। फिर इसके हाथ में रिजर्व्स 180 करोड़ रुपए के हैं और इसके हाथ में बोरोइंग्स उधारी जो है 178 करोड़ रुपए की, जो कि ज़्यादा है। और इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो निकल कर आता है 0.76 का, बहुत ज़्यादा है, मतलब नियरली 1 के पास है। मिनिमम अगर सही कंपनी बात करें तो 0.5 से भी नीचे होना चाहिए। हालांकि आईपीओ के फ्रेश इश्यू से 113 करोड़ रुपए उधारी चुकाएगी, ये अच्छी बात लगी मुझे। फिर अगर इसकी आरओई देखें, रिटर्न ऑन इक्विटी 10% ही है, बहुत कम है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ ये भी 10% है, ये भी बहुत कम है। आरओसी 18% के आसपास है। देखिए आरओई, आरओसी और रिटर्न ऑन नेटवर्थ मिनिमम से मिनिमम अच्छी कंपनी के लिए 15% होनी चाहिए, ये थोड़ा सा नेगेटिव लगा मुझे। फिर इसका पी देखिए, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 122 का निकल कर आता है। इसका जो रेवेन्यू है 971 करोड़ रुपए का। बाकी कंपनी जो इसकी पीयर कंपिटिटर्स हैं, एक तो है वी मार्ट और दूसरी है V2 रिटेल, ये दोनों ही इससे बड़ी कंपनी है। वी मार्ट का रेवेन्यू है लगभग 2810 करोड़ रुपए का, करीबन 3 गुना बड़ी कंपनी। V2 रिटेल का रेवेन्यू है 1170 करोड़ रुपए का, लगभग इससे 100-200 करोड़ बड़ी कंपनी है। वी मार्ट का अभी पी नेगेटिव है क्योंकि इस साल लॉस जनरेट किया है, और V2 रिटेल का पी है 139 का। पी वाइज देखें तो मुझे तो उनकी भी वैल्यूएशंस महंगी नजर आ रही है, इसकी भी वैल्यूएशंस थोड़ी महंगी है। और ये छोटी कंपनी तो थोड़ी और सस्ती करते तो बढ़िया रहता, तो वैल्यूएशंस भी सस्ती नहीं है। और इसकी जो फेस वैल्यू है 5 रुपए पर शेयर, इस हिसाब से थोड़ा सा महंगा लग रहा है। तब ओवरऑल देखिए, फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखें तो रेवेन्यू के अंदर तो अच्छी ग्रोथ है, ये बात मान ली, पर प्रॉफिट मार्जिन कम है। दूसरा, इसके ऊपर डेट ज़्यादा है और फंडामेंटली हल्की सी वीक नजर आ रही है। आरओई, आरओसी वगैरह कम है और वैल्यूएशंस भी इतनी सस्ती नहीं है, ये इसके लिए नेगेटिव पॉइंट्स हैं। फिर अगर इसके आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 30 अगस्त से लेकर 3 सितंबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू रखी गई है 5 रुपए पर शेयर।
प्राइस रखा गया है 370 रुपए से लेकर 389 रुपए के बीच में। 38 मतलब 38 शेयर्स का लॉट है। टोटल इसका इश्यू साइज है 834 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू कितना लेके आ रहा है, सिर्फ 148 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर कुछ उधारी चुकाएंगे, बाकी कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस वगैरह के अंदर काम में आएंगे। मुझे लगता है फ्रेश इश्यू ज्यादा होना चाहिए। और ओएफएस है 686 करोड़ रुपए का, जो कि नेगेटिव बात है, मतलब ओएफएस ज्यादा है। और ओएफएस मतलब एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स या प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी सेल करेंगे, जिसके अंदर अभी तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 55% है, उसके बाद और कम हो जाएगी, 50% से भी कम हो जाएगी। नेगेटिव लगा, पहले से ही कम है, उसके बाद और कम हो जाएगी। तो फ्रेश इश्यू वगैरह ज्यादा लाते तो बढ़िया रहता, यह कि कंपनी की ग्रोथ के लिए पैसा काम में आता। फिर एम्प्लॉइज को जो डिस्काउंट दिया गया है 35 रुपए पर शेयर। रिटेल पोर्शन है 35% का, हालांकि ये 3 सालों में 1 साल तो लॉस के अंदर थी, तो रिटेल पोर्शन 35% का कैसे, ये मुझे समझ में नहीं आया। पिछली एक और कंपनी उसका भी 35% दिया गया, ये रूल्स तो ऐसा कहता है, फिर ये 35% आना मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। फिर इसकी लिस्टिंग डेट है 6 सितंबर को। 6 सितंबर को शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। ये पूरे आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और देखिए अभी आईपीओज वगैरह आ रहे हैं आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं है, खुलवाना चाहते हैं, तो एंजल वन के साथ बिल्कुल फ्री में आप खुलवा सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। तो अभी सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से, तो अभी जीएमपी देखिए, तो जीएमपी तो वगैरह अच्छी चल रही है, बट अभी हमें एंकर लिस्ट का वेट करना चाहिए, सब्सक्रिप्शन का वेट करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एंकर लिस्ट कैसी आती है उस बेसिस पर हमें आगे पता चल पाएगा। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो सेक्टर बढ़िया है, ये सदाबहार सेक्टर है, डिमांडिंग सेक्टर है। और उसके अलावा बात करें इसके शोरूम्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, मतलब काफ़ी अच्छा इसने फैलाव कर रखा है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर इसकी पकड़ वगैरह काफ़ी अच्छी है, 9 स्टेट्स के अंदर फैला हुआ है। बाकी रेवेन्यू वगैरह के अंदर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो ये इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हो जाते हैं। बट नेगेटिव भी बात करें तो नेगेटिव्स थोड़े से ज़्यादा है। नेगेटिव्स में बात करें तो रेवेन्यू के अंदर तो अच्छी ग्रोथ है, बट प्रॉफिट मार्जिन कम है, प्रॉफिट थोड़ा कम है, डेट इसके ऊपर ज़्यादा है। हालांकि आईपीओ के पैसे से डेट तो चुका देगी, बट डेट ज़्यादा है अभी। दूसरी बात, ओएफएस ज़्यादा लेके आ रहे हैं, प्रमोटर्स हिस्सेदारी अपनी सेल करे, ये मुझे समझ में नहीं आया क्यों सेल कर रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कम है। तो आप फ्रेश इश्यू ज़्यादा लेके आओ, अपना बिजनेस बढ़ाओ, फ्रेश इश्यू के नए नए स्टोर्स खोलो या अपना जो भी स्टॉक है वो बढ़ाओ। पर आप खुद ही सेल करके निकल रहे हो, तो आगे आने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कैसे भरोसा होगा। तो ये मुझे नेगेटिव लगा। मतलब ऐसा होना कि आप कैश रिच कंपनी है, होल्डिंग्स पहले से ही ज़्यादा है, 100% होल्डिंग है, फिर 25% सेल कर रहे हैं तो अलग बात है। पर ऑलरेडी आपकी होल्डिंग्स तो 55% है, फिर और ज़्यादा सेल कर रहे हो, तो ये तो बहुत बड़ा नेगेटिव हो जाता है। बाकी इसकी आरओई वगैरह कम है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ कम है, वैल्यूएशन सस्ती नहीं है। तो ये कुछ मुझे पर्सनली जो नेगेटिव्स लगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे देख के आप फॉलो मत कीजिएगा इसको। तो ओवरऑल अगर इस आईपीओ को देखें, ठीक है, अगर ओएफएस कम होता, प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी वगैरह कम सेल करते, तो मुझे थोड़ा और बढ़िया लगता, विश्वास आ जाता। भाई आरओई वगैरह कम है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रमोटर्स पहले से ही कम हिस्सेदारी फिर सेल कर रहे हैं, तो ये थोड़ा नेगेटिव लगा। ओवरऑल मुझे थोड़ी कमजोर कंपनी लगी पर्सनली। मैं इसके अंदर अभी को देख के तो इंटरेस्टेड नहीं। हाँ, बाकी एंकर लिस्ट आती है, एंकर लिस्ट कैसी आती है उस बेसिस पर हम आगे का डिसीजन बना पाएंगे कि भाई लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करना नहीं करना। बट अभी मुझे लॉन्ग टर्म के लिए तो मुझे पर्सनली विचार नहीं आ रहा है। आप लोग क्या करेंगे, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और ये वीडियो देखिए, अगर आपकी हेल्प हुई है, आपका फंडा क्लियर हुआ है, मतलब ये आईपीओ को लेकर कंफ्यूजन दूर हुआ है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।